हेलो दोस्तों और सभी को नमस्कार। स्वागत है आपको मेरे चैनल पे संदेश IAS एकेडमी। और आज मैं सीसेट कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के आपको तरीके बताऊंगा कि आप सीसेट को कैसे कॉम्प्रिहेंशन को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है सीसेट बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है। पिछले 2-3 सालों में सीसेट के चलते बहुत सारे बच्चे छूट जा रहे हैं प्रीलिम्स में। और 2023 का पेपर तो ऐसा था जिसमें 70 to 80% बच्चे जो हैं वो कैंडिडेट जो हैं सीसेट ही नहीं क्वालिफाई कर पाए। तो इससे आप समझ सकते हैं सीसेट कितना डेंजरस हो गया है। मैथ रीजनिंग का वही हाल है, वो डिफ़िकल्ट आते ही हैं। साथ में कॉम्प्रिहेंशन तो सब्जेक्टिव है ही जिस पे आप हमेशा ट्रस्ट नहीं कर सकते। कॉम्प्रिहेंशन सब्जेक्टिव चीज़ है, उसको बनाना और डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन बनाने के कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ट्रिक्स लॉजिक हैं जिसकी सहायता से आप कॉम्प्रिहेंशन में हाई एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं। तो आज हम उन तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर कॉम्प्रिहेंशन को कैसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए, जब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी। आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन आसान हो जाएगा, इतना मैं कह सकता हूँ। तो मैं जो अभी बताऊँगा इस ट्रिक्स का 80 to 90% एक्यूरेसी है। अगर आप सही से इसको समझते हैं, अगर आप सही से इसको समझेंगे और अप्लाई करेंगे तो आपको 80 to 90% आप क्वेश्चन सही कर लेंगे। इस ट्रिक्स की सहायता से एक्यूरेसी आपका बहुत हाई हो जाएगा। आपको कॉम्प्रिहेंशन से डर नहीं लगेगा, आप बहुत आसानी से कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो में। और मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखा हूँ, कुछ लोगों से सीखा हूँ और अपने एक्सपीरियंस से भी। तो आप ये अपने रिस्क पे सीख रहे हैं, आप सीखेंगे, आप अप्लाई करके देखिए 22-23 के पेपर में आपको खुद ही लगेगा कि आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। तो आप प्रैक्टिस करके जाइए, PYQ अप्लाई करेंगे एग्जाम में, आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो तरह कीवर्ड जो है, जो कीवर्ड पहले GS में ऑप्शन को एलिमिनेट करते थे, वो कीवर्ड आज कॉम्प्रिहेंशन में जो है सीसेट कॉम्प्रिहेंशन में एलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस को, या आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता है ऑप्शंस को। तो इस कीवर्ड पे आप ध्यान देंगे। दो तरह कीवर्ड है। एक तो एक्सट्रीम मोड, जो एक्सट्रीम मोड है, एक्सट्रीम मोड क्या क्या हो सकता है? ऑल, नेवर, कैन नॉट, इनहेरेंटली, इनवेरिएबली, इम्पॉसिबल, बेस्ट है, इज़ नॉट कंपेटिबल, ये सारे एक्सट्रीम मोड हैं। शुड बी, इंश्योर, नेसेसरी, हैवली, ओनली भी एक्सट्रीम मोड है, बार बार रिपीट होता है, ओनली, एनी। तो ये सब जो एक्सट्रीम मोड है, जनरली जिस स्टेटमेंट में, जिस ऑप्शंस में एक्सट्रीम मोड रहते हैं वो जनरली ऑप्शंस गलत हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि एक्सट्रीम मोड की सहायता से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से। जो ऑल है, नेवर, कैन नॉट, इनहेरेंटली, इनवेरिएबली आपके सामने स्क्रीन पे देख रहा है, इम्पॉसिबल, इज नॉट कंपेटिबल, शुड बी, इंश्योर्स, हैवली, ओनली, ये सब एक्सट्रीम मोड है जो स्टेटमेंट को जिसमें है वो जनरली गलत हो जाता है। 80 to 90% स्टेटमेंट से गलत हो जाते हैं। तो एक्सट्रीम मोड पे आपको नजर रखना है। दूसरा, ऐसे स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट पॉलिसी को, गवर्नमेंट स्टेप्स को, स्कीम्स को डिसअप्रूव कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स डिसअप्रूविंग गवर्नमेंट पॉलिसी आर जनरली इनकरेक्ट। ऐसे स्टेटमेंट जो है वो जनरली इनकरेक्ट होते हैं। तो इस पर आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसी को निगेट कर रहा है, तो ऐसे स्टेटमेंट जनरली गलत हो जाते हैं। एजम्पशंस में देखा गया है कि एजम्पशन वाले क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को परेशान करते हैं। लेकिन जिस एजम्पशन में ऐसा देखा गया है कि 60-70% एजम्पशन जो होते हैं वो रॉन्ग होते हैं, मतलब आधे से ज़्यादा एजम्पशन जो है वो गलत ही होते हैं। तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, इस सब कीवर्ड की सहायता से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ और भी कीवर्ड हैं जो जनरली देखा गया है कि जिस ऑप्शंस में कैन बी, मे बी, कैन, सम ऐसे वर्ड हैं वो जनरली सही हो जाता है। तो इसको कह सकते हैं पॉसिबिलिटी जहाँ शो करता है, जहाँ संभावना शो हो रहा है कि ऐसा हो सकता है, कैन बी, मे बी, कैन, ऐसे पॉसिबिलिटी जहाँ शो होता है वो जनरली ऑप्शंस जो होते हैं वो सही हो जाते हैं। तो इस कीवर्ड को आपको ध्यान रखना होगा। कैन बी, मे बी, ये जनरली सही होते हैं। साथ में लॉजिकल, प्रोग्रेसिव, रेशनल, प्रैक्टिकल जो ऑप्शंस होते हैं, ऐसा लग रहा है कि लॉजिकली सही है, आपका कॉमन सेंस कर नहीं, ये तो सही लग रहा है। प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट है, प्रोग्रेसिव आइडिया है, तो ऐसे स्टेटमेंट लॉजिकल लग रहा है, प्रोग्रेसिव है, रेशनल भी है, ऐसे ऑप्शंस, ऐसे स्टेटमेंट जनरली सही होते हैं। तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। ध्यान में एनालिटिकल स्टेटमेंट या सॉल्यूशन ओरिएंटेड, मान लीजिए कोई स्टेटमेंट, कोई ऑप्शंस जो है वो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहा है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, तो ऐसे जनरली ऑप्शंस सही होते हैं। तो इस पर आप ध्यान रखेंगे। एक्सट्रीम मोड जिससे ऑप्शंस गलत होते हैं, इससे सही होते हैं, और साथ में सब लॉजिकल, रेशनल, प्रैक्टिकल। UPSC खुद भी लिखता है कि आप ऐसे ऑप्शंस बताइए जो लॉजिकली, प्रैक्टिकली ये सब सही हो। तो उस पर आपको ध्यान देना है ऐसे स्टेटमेंट। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा भी है कि कॉम्प्रिहेंशन को आखिर कैसे अटेम्प्ट किया जाए। दो तरीके हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पैसेज पढ़ते हैं, पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही गलत तरीका है कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का। जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है, ये तरीका सही नहीं है। आप क्या करें, पहले आप सीधे क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद ऑप्शंस पढ़ें। क्वेश्चन
4 ऑप्शंस पढ़े, ऑप्शंस पर का एलिमिनेट करें। आपको जो मैंने कीवर्ड बताया है उस कीवर्ड की सहायता से आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये तो ऑप्शन गलत है। आप हो सकता है 2 ऑप्शन को एलिमिनेट आसानी से कर पाएँ, कई बार 3 भी एलिमिनेट हो सकते हैं, आप सीधे आंसर तक पहुँच जाए। तो आपका तरीका होगा, पहले आप क्वेश्चन पढ़ें, फिर ऑप्शंस एलिमिनेट करें, और कुछ करेक्टर भी कैन भी है तो सही भी हो सकता है। तो उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप पैसेज पढ़ें कि आप 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज हो रहे हैं या 3 में कन्फ्यूज हो रहे हैं, आप 1 ही एलिमिनेट कर पा रहे हैं, 2 एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो आप पैसेज पढ़ें। जैसे ही आप पैसेज पढ़ेंगे आपके आंसर सही हो जाएंगे। ऐसे में टाइम आपको लगेगा, टाइम उतना ही लगेगा, लेकिन आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई हो जाएंगे। तो ये तरीका ज़्यादा सही तरीका है। पहले आप क्वेश्चंस पढ़ें, फिर आप ऑप्शंस पढ़ें, एलिमिनेट करें, और एलिमिनेट करने के बाद आप आंसर टिक करेंगे तो आप ज़्यादा सही कर सकते हैं। तो इस बात पर आपको ध्यान रखना होगा कि आप ये तरीका होगा कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करने का। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस तरीके से आप करेंगे तो आपको 8 से 10 पैसे तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप बिना पैसेज पढ़े उसको सोल्व कर सकते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसको आप में पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये सब तरीके हैं कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करने की। अब हम 2023 का पेपर देखेंगे, 2023 का पेपर हम देखेंगे, और 23 के पेपर में हम कुछ क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जिसमें बताऊंगा कि ट्रिक्स लॉजिक को कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे मैंने अप्लाई किया और कैसे उसे सही किया जा सकता है। तो आप समझ गए। अभी मैंने कीवर्ड आपको बता दिया है, एलिमिनेटर कीवर्ड एक करेक्टर है, आपसे कई सही हो जाते हैं। ये सब पे आप ध्यान देंगे। लॉजिकली रेशनल प्रैक्टिकल स्टेटमेंट सही होते हैं, एनालिटिकल सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्टेटमेंट, और फिर ये आपके तरीके, पहले क्वेश्चन फिर ऑप्शंस, और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो आप पैसेज पढ़। तो देखिए, मैं कुछ एग्जांपल से, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको समझने में ज़्यादा आसान होगा। ये देखिए 2023 का पेपर है, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2023 का पेपर, कॉम्प्रिहेंशन सीसेट का पेपर है। इसमें हम कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं। देखिए हम स्टार्ट करते हैं, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, इससे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, पैसे छोड़ दे रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स व्हाट इज इम्प्लाइड बाय द पैसेज। इस पे आपको ध्यान देना है कि आखिर पूछना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पूछा है पैसेज से क्या इम्प्लाई हो रहा है, पैसेज से आप क्या समझते हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन इन रूरल एरियाज। सही है, स्टेटमेंट प्रोग्रेसिव है, रूरल एरिया में एजुकेशन स्ट्रेंथन होना चाहिए। तो ठीक है, मान लेते हैं होल्ड पे रख लेते हैं, इस स्टेटमेंट को हम होल्ड पे रखते हैं। लेकिन एक स्ट्रीम वर्ड यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, मस्ट बी, एक स्ट्रीम वर्ड है, फिर भी इसको होल्ड पे रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द नीड ऑफ द आवर। सही है, ये भी प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट है। लार्ज स्केल इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन स्किल डेवलपमेंट नीड ऑफ द आवर, ये भी सही है। स्किल डेवलपमेंट होना, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम तो इम्प्लीमेंट करना ही होगा, तो ये भी होल्ड पे रख लेते हैं इसको। हम अभी आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर्स नीड्स स्पेशल अटेंशन। देखिए ओनली, और क्या करा है, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर्स नीड्स क्यों करा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए केवल स्किल्ड वर्कर जो है उनका हेल्थ पे ध्यान देना जरूरी है। पूरा एक स्टेटमेंट ही निगेटिव है, आपको दिख जाएगा, ये बहुत निगेटिव स्टेटमेंट है। क्योंकि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सबका जरूरी है, बच्चे हों या फिर वुमेन हैं, मेल वर्कर हैं, ओल्ड एज, सबका हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सबका अच्छा होना चाहिए, तभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो इसको आप आसानी से छांट सकते हैं कि निगेटिव स्टेटमेंट इलॉजिकल है। ओनली भी है, ओनली एक्सट्रीम वर्ड है, आप आसानी से छांट सकते हैं। चौथा देखिए, फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज इनविसाइज्ड बाय अस अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल। ये सही है कि रैपिड अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे ध्यान देना जरूरी है। अब देखिए एक मैं छांट पाया हूँ, और ये भी है एक्सट्रीम मोड, इसको भी आप छांट सकते हैं। लेकिन मैं एक बार पैसेज पढ़ लेते हैं। अब मुझे 2 में बी, या तो बी हो सकता है, डी हो सकता है। एक बार हम पैसेज पढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। More than half of the Indian women and almost a quarter of Indian men of working age suffer from anemia. According to a study, they are anywhere from 5 to 15% less productive than they could be as a result of anemia के कारण productivity कम है। India also has the largest tuberculosis burden in the world, costing 170 million work days to the country. Tuberculosis के कारण वर्क डेज हमारा कम है। But what is just as important as lost productivity now is the lost potential in the future. Potential कम हो जाएगा इससे। It is becoming increasingly clear that on many measures of cognitive ability, malnourished Indian children perform 2 or 3 times worse than their adequately nourished peer. जो चिल्ड्रन है, अगर स्वस्थ चिल्ड्रन है वो ज़्यादा परफॉर्म करता है, malnourished है उनका प्रोडक्टिविटी कम है। तो इस पर आप ध्यान देंगे। पैसे for an economy that will be more dependent on highly skilled workers, this poses a significant challenge, and it is one that really should be addressed given India's demographic outlook. देखिए
टोटली है, हेल्थ की बात हो रहा है यहाँ पे पूरे पैसेज में, चाहे वो अनीमिया हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, माल न्यूट्रिशन, हेल्थ न्यूट्रिशन पे पैसेज पूरा जो है फोकस कंसंट्रेट है। तो अब देखिए आप आंसर अब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इम्प्लाइड बाई द पैसेज, पैसेज में क्रक्स क्या है, हेल्थ न्यूट्रिशन है, ये हम समझ गए। तो एजुकेशन सिस्टम आज गलत हो गया, पहले भी मैंने छाड़ दिया था ये गलत। लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग, देखिए स्किल डेवलपमेंट पैसेज नहीं है, पैसेज क्या है, हेल्थ और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे है, पैसेज का क्रक्स है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, तो ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। इसको मैंने पहले ही छाड़ दिया था कि ओनली है, ये निगेटिव स्टेटमेंट। अब जो बच गया हमारे पास ये, तो ये आपका आंसर हो गया। फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल, शुड भी एक एलिमिनेटर है यहाँ पे, लेकिन इम्प्लाइड बाई द पैसेज, हमको पैसेज भी देखना है, इसीलिए हमेशा सही नहीं होगा, इसीलिए एक बार पैसेज हम देख लिए और आंसर तक पहुँच गए, लेकिन दो हम आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने दिखा दिया, ओनली मस्ट बी की चलती, इसको एलिमिनेट कर लिए, इसको आपका हाई एक्यूरेसी 100% सही है स्टेटमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कैसे हम ओनली का मस्ट बी से हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद पैसेज को एक बार पढ़ने से ही आप क्लियर हो गए, आंसर तक पहुँच गए। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन है, यह है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल, ये सब आपको बहुत ध्यान देना है कि पूछना है, मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल मैसेज पूछ रहा है, पैसेज का क्या है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन रिस्पॉन्स आर बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, होल्ड पे रखते हैं, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का भी है, लेकिन फिर भी एक्सट्रीम मोड नहीं है, बेसिकली लिखा है, तो इसको होल्ड पे रख लेते हैं। दूसरा देखिए, क्लाइमेट चेंज कॉजेज ए चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग द लैंड यूज पैटर्न इन द कंट्री, इसको भी होल्ड पे रख लेते हैं, हम एलिमिनेट नहीं कर पाए कोई कीवर्ड। रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग एडेप्टेशन डिसीजन, इसको भी होल्ड पे रखते हैं क्योंकि हमको पैसे नहीं पड़े हैं अभी। चौथा देखिए, सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, मैं क्या बोला कि इज़ नॉट पॉसिबल, एक्सट्रीम हो गया, और इलॉजिकल भी है कि मिटिगेशन तो पॉसिबल है, बहुत कुछ मिटिगेट कर सकते हैं, तो इससे आप, या इम्पॉसिबल इज़ नॉट पॉसिबल, ये फ्रेज जो है ये निगेटिव है, मिटिगेशन पॉसिबल है तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, गवर्नमेंट शुड कम अप, अगेन शुड एलिमिनेटर है, तो इसको आप आसानी से छांट सकते हैं। एक ऑप्शन खत्म हो गया। अब देखिए हमको इसके लिए थोड़ा पैसेज पढ़ना होगा कि पैसेज में क्या है, तो एक बार में आप पैसेज पढ़िए। इन इंडिया मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स आर मार्जिनली स्मॉल, लेस एजुकेटेड एंड possess low adaptive capability to climate change, perhaps because of credit and other constraints. So one cannot expect autonomous adaptation to climate change, or even if it was possible, it would not be sufficient to offset losses from climate change. To deal with this, adaptation to climate change is paramount. Adaptation की बात हो रही है, alongside a fast mitigation response। देखिए मिटिगेशन की, अगर मिटिगेशन रिस्पॉन्स, यानी कि ये स्टेटमेंट ऐसे भी गलत हो गया, मिटिगेशन की किया जा सकता है। Another solution is to have a planned or policy-driven adaptation, which would require the government to come up with policy recommendation. Perception is necessary, ये तो क्लाइमेट के बारे में बात हो गई। देखिए perception is necessary prerequisite for adaptation, perception जरूरी है adaptation के लिए। Whether farmers are adapting agricultural practices to climate change depends on whether they perceive it or not. However, this is not always enough for adaptation. हाउ फार्मर्स परसीव द रिस्क एसोसिएटेड, एक फार्मर्स के परसेप्शन पे बात हुई है, इस यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो पूरी तरह फार्मर के परसेप्शन पे बात हो रही है। और तो इस तरह से हम आप एक बार पैसेज पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम, ये दोनों गलत हो जाएगा। तो ऐसे आप आसानी से एक को मैंने एलिमिनेट कर लिया और 3 में कन्फ्यूज थे, जैसे ही पैसेज पढ़ा क्लियर हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊँगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर। क्रूशियल मैसेज क्या है पैसेज का, देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बिजनेसेस दैट कॉज इमिशन में नीड टू क्लोज डाउन और पे फॉर पोल्यूशन इन द फ्यूचर। ठीक है, होल्ड पे रख लेते हैं, कोई एक्सट्रीम मोड नहीं दिख रहा है। दूसरा देखिए बी, द ओनली सोल्यूशन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड टू द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओनली एकमात्र सोल्यूशन है, एक्सट्रीम है, इसको आराम से छांट सकते हैं, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। Waiting to deal with carbon emissions until technology improves is not a wise strategy। ये ठीक है, कुछ लॉजिकल स्टेटमेंट लग रहा है कि जब तक टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं हो रहा है तब तक हम कार्बन इमिशन वेट नहीं कर सकते, ये अच्छा स्ट्रेटजी नहीं है, तो इसको होल्ड पे रखिए। चौथा देखिए, सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंज इज अनसर्टेन, न्यू इंडस्ट्रीज शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। स्टेटमेंट प्रोग्रेसिव है, लेकिन शुड भी क्या है, एलिमिनेटर है,
तो शुड बी के आधार पर हम इसे छांट सकते हैं। तो ए मान लीजिए 2 गलत हो गया। फिर हम एक बार पैसेज पढ़ते हैं, हमारा आंसर या तो ए हो सकता है, नहीं तो सी हो सकता है। एक बार पैसेज पढ़ के देख लेते हैं क्या है। देखिए, द इमिशन ह्यूमन्स पुट इनटू द एटमॉस्फेयर नाउ विल इफेक्ट द क्लाइमेट इन द मिडिल ऑफ द सेंचुरी ऑनवर्ड। क्लाइमेट को इफेक्ट करेगा मिडिल ऑफ सेंचुरी, उसके बाद इमिशन कारण। टेक्नोलॉजिकल चेंज मीनवाइल कुड मेक फ्यूचर ट्रांजिशन अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल चीप और इट माइट नॉट। बना भी सकता है ट्रांजिशन और ट्रांजिशन नहीं भी हो सकता है, कहना चाहता है। लिविंग द वर्ल्ड विथ ए टेरिबल चॉइस बिटवीन शार्पली रिड्यूसिंग इमिशन एट ह्यूज कॉस्ट और सफरिंग थ्रू द इफेक्ट्स ऑफ unabated warming. Businesses that do not hedge against the threat of uncertain outcomes fail. The world cannot afford such recklessness on climate change. देखिए, कह रहा है कि जो है टेक्नोलॉजिकल चेंज या तो इमिशन ट्रांजिशन को पॉसिबल कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो एक अनसर्टेनिटी की बात हो रही है कि ये सब अनसर्टेन है और साथ में बिजनेस की बात हुई है कि बिजनेस अनसर्टन क्लाइमेट चेंज जो उसको हेज कर सकेंगे। बिजनेस ऐसे हैं जो क्लाइमेट चेंज को दैट डू नॉट हेज अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ अनसर्टन आउटकम फेल्स। अनसर्टन आउटकम को जो हेज नहीं कर सकते हैं वैसे बिजनेस फेल हो जाते हैं। लास्ट स्टेटमेंट हम देखेंगे, द वर्ल्ड कैन नॉट एफोर्ड सच रेकलेसनेस ऑन क्लाइमेट चेंज। रेकलेसनेस की बात की गई है कि ऐसा रेकलेसनेस हम एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इस वर्ड को अगर कीवर्ड को आप लास्ट लाइन को देखेंगे तो हम सीधा सी स्टेटमेंट देखिए, बिजनेस दैट कॉज इमिशन मे नीड टू क्लोज डाउन और पे फॉर पोल्यूशन इन द फ्यूचर। ऐसा देखिए, ऐसा कुछ बात नहीं की गई है पैसेज में, लेकिन इसको जब सी एस ऑप्शन को आप देखेंगे, वेटिंग टू डील विथ कार्बन इमिशंस अनटिल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स इज नॉट ए वाइज स्ट्रेटजी। पैसेज का ही क्रूशियल मैसेज यही है कि जब तक टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं होता तब तक कार्बन इमिशन के लिए वेट करना, वेटिंग टू डील विथ कार्बन इज अनटिल टेक्नोलॉजी इज नॉट ए वाइज स्ट्रेटजी नहीं है। उसी में रिकलेसनेस जो वर्ड है इसीलिए यूज किया गया है, तो इसे इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऐसे में एलिमिनेट ओनली से यहाँ एलिमिनेट इसको कर दिए, शुड बी से इसको एलिमिनेट कर दिए, तो आसानी से आंसर तक पहुँच गए। और कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। और कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, इससे आपको और समझने में आसानी होगा। देखिए, ये क्वेश्चन 22 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द लॉजिकल इन्फ्रेंस फ्रॉम द पैसेज गिवन अबव। इन्फ्रेंस देखिए, अनुमान हम क्या, लॉजिकल इन्फ्रेंस हम क्या लगा सकते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, इट इज एन इम्पोर्टेंट एजेंडा ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टू इंश्योर एक्सेस टू गुड एक्सटर्नल। देखिए, इंश्योर जो है एक्सट्रीम मोड है सॉरी, एक्सट्रीम इंश्योर जहाँ भी है आप उसको गलत मान सकते हैं, तो विदाउट, तो इंश्योर के आधार पर इसको काट सकते हैं। ऐसे स्टेटमेंट को पढ़े भी, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट एजेंडा ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टू इंश्योर एक्सेस टू गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। कोई जरूरी नहीं है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग कंट्रीज थोड़ा इंश्योर, कई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर कई कंट्री आज डिपेंड नहीं भी हैं, जैसे चाइना एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर डिपेंड नहीं है, कोई डिपेंड हैं भी। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई भी कंट्री एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पे इंश्योर करे, तो ये ऐसे स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसके आधार पर इसको आप छांट सकते हैं। दूसरा देखिए, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस फर्म्स का क्रेडिबिलिटी एकदम पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लॉजिकल भी सही है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिसका अच्छा है फर्म का क्रेडिबिलिटी हाई होगा। जैसे अडानी का देखिए, अभी अडानी का जो क्राइसिस था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक नहीं था, उसका क्रेडिबिलिटी घट गया, तो इसको आप होल्ड में रख सकते हैं। ये आंसर हो सकता है हमारा। चलिए सी देखते हैं, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स इंश्योर दैट फर्म्स मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बिल्कुल लॉजिकल नहीं है, आप इकोनॉमिक्स पर हैं, तो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट कैसे इंश्योर कर सकता है कि फर्म गुड गवर्नेंस मेंटेन कर रही है कि नहीं कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इंश्योर कीवर्ड है, इसके जरिए वो छाट सकते हैं कि इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से नहीं होगा। इंडिया का अगर कैपिटल मार्केट सेबी जो है वो इंश्योर करता है, सेबी कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, तो फर्म मेंटेन कर सकती है, लेकिन वो भी बहुत हद तक इंश्योर नहीं कर सकता। तो ये गलत हो जाएगा कि इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट इंश्योर दैट फर्म्स मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, लॉजिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, लॉजिकली सही भी नहीं है। तीसरा देखिए, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पेव्स द वे फॉर रोबस्ट सप्लाई चेन। अगेन सप्लाई चेन, इंटरनेशनल सप्लाई चेन कई सारी चीज़ों से इफेक्ट होता है, जैसे रसिया यूक्रेन वार चल रहा है, इजराइल हमास वार चल रहा है, उसके कारण ग्लोबल सप्लाई चेन इम्पैक्ट हो सकता है। केवल कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो इम्पैक्ट नहीं कर सकता है सप्लाई चेन को, तो भी लॉजिकली जो है सही नहीं है। सप्लाई चेन कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो इसका आंसर हम एलिमिनेट कर दिए इंश्योर के आधार पर, और लॉजिकली भी ये स्टेटमेंट जो है 3 सही नहीं है। इसका आंसर बी होना चाहिए। वो एक बार पैसेज पढ़ें तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, कह रहा है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर इनकरेज कंपनीज टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। पहला ही लाइन देखिए,
कॉर्पोरेट गवर्नेंस से अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा। ए फंडामेंटल रीजन वाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज मूव्ड ऑन टू द इकोनॉमिक पॉलिटिकल एजेंडा वर्ल्ड वाइड हैज बीन द रैपिड ग्रोथ इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनहांसेज टू एक्सटर्नल फाइनेंस Effective corporate governance enhances access to external financing by firms, leading to greater investment, higher growth, and employment. Investors look to place their funds where the standard of disclosure of timely and accurate financial reporting and of equal treatment to all stakeholders are met. ये जो पूरी लाइन है ये क्या कर रहा है कि फर्म जो ग्रुप कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होगा, क्रेडिबिलिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि जब ज़्यादा क्रेडिबिलिटी होगा तो इन्वेस्टर और आएंगे। तो पूरी तरह से पैसे जो है बी इसका आंसर होगा। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म। लास्ट लाइन आप देखेंगे, इन्वेस्टर टू प्लेस देयर फंड वेयर द स्टैंडर्ड ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ टाइमली एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल। पूरा क्रेडिबिलिटी की बात है, जो फर्म गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो ज़्यादा क्रेडिबल होगी, तो गुड गवर्नेंस क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिए और भी कुछ हम पैसे देखेंगे, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, पेपर को देखेंगे 22-23 का, तो आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। मैं करवा रहा हूँ, आप 2-3 बार करेंगे खुद से भी, तो वो सब कीवर्ड से आप समझ सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस की बात आ गई। एजम्पशंस हैव बीन मेड। देखिए क्या एजम कर सकते हैं। पहला क्या है, कलेक्शन प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट शुड बी विद द गवर्नमेंट एजेंसी। करेक्ट, कलेक्शन प्रोसेसिंग सेग्रीगेशन म्यूनिसिपल वेस्ट का कलेक्शन प्रोसेसिंग से भी गवर्नमेंट एजेंसी के साथ ही होना चाहिए। तो क्या बोला मैं, शुड भी जो है एक्सट्रीम मोड है, और गवर्नमेंट एजेंसी के साथ क्यों होना चाहिए, प्राइवेट एजेंसी ज़्यादा एफिशिएंट होता है, आप सोच सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट को आप गलत मान सकते हैं कि कोई जरूर नहीं एक गवर्नमेंट के साथ ही रहे, प्राइवेट के साथ भी हो सकता है। कॉमन सेंस हमारा कह रहा है। और दूसरा, रिसोर्सेज रिकवरी एंड रिसाइकलिंग रिक्वायर टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स दैट कैन बी बेस्ट हैंडल बाय प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज। क्या करें, रिसोर्स रिकवरी और रिसाइकलिंग जो है वो टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स की ज़रूरत होती है, प्राइवेट सेक्टर उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। पॉसिबल, मैं क्या बोला पहले ही आपको, ये वैसे प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट, पॉसिबल स्टेटमेंट जिसमें पॉसिबिलिटी शो करता हो कि ऐसा हो सकता है। कैन बी, देखिए मैं ही बोला था, कैन बी मे बी जो होते हैं जनरली करेक्ट होते हैं, ये कैन बी तो ये करेक्ट है। आप पैसेज भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो है गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत होगा, दूसरा सही, तो ओनली 2 इसका आंसर होगा। आपको मैंने दिखा दिया कि शुड भी एक एलिमिनेटर है, एलिमिनेट कर कैन बी, और ये आपका सही है। गवर्नमेंट एजेंसी उतना एफिशिएंट नहीं है, प्राइवेट वेस्ट का डिस्पोजल जो है प्रोसेसिंग है वो प्राइवेट एजेंसी ज़्यादा एफिशिएंट कर सकती हैं। तो जरूर नहीं है कि गवर्नमेंट की एजेंसी के साथ ही रहे, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। पैसेज पढ़ेंगे आपको सेम आंसर दिखेगा। तो एक हो गया, और मैं आपको दिखा दूँ कुछ। देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग पे एक पैसेज आया था, ऑर्गेनिक फार्मिंग का पैसेज जो है इधर 33 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए 33 नंबर, सीधे हम क्वेश्चन देखते हैं, मैं पैसेज नहीं सीधे क्वेश्चन देख रहा हूँ। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस, अगेन एजम्पशंस वाला क्वेश्चन 33 नंबर। देखिए फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड, पैसेज के आधार पर पैसे दिया है, पीछे एक एजम्पशन बनाया गया है। पहला एजम्पशन क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इनहेरेंटली, देखिए कीवर्ड इनहेरेंटली अनसेफ फॉर बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। पूरा निगेटिव स्टेटमेंट है, बिल्कुल हमको ज़्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली अनसेफ। क्या आपको लगता है ऑर्गेनिक फार्मिंग कितना सरकार बढ़ावा दे रही है? ऑर्गेनिक फार्मिंग सेफ है तभी तो बढ़ावा दे रही है। इनहेरेंटली अनसेफ कर रहा है, मतलब पूरी तरह एकदम अनसेफ है। ये निगेटिव स्टेटमेंट है, ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप छांट सकते हैं। इनहेरेंटली एकदम एलिमिनेटर है। दूसरा देखिए, फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली फूड। सही है, पॉजिटिव चीज़ है, इको फ्रेंडली फूड ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाए तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। एजुकेटेड होना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए फार्मर और कंज्यूमर को। तो अच्छा रेशनल है, लॉजिकल भी स्टेटमेंट है, तो ये सही हो जाएगा। पहला गलत हो जाएगा, इसका भी आंसर आपका ओनली 2 हो जाएगा। आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसका आंसर ही होगा। क्योंकि मैंने पढ़ा है, वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन इसका इनहेरेंटली के आधार पर आसानी से अच्छा सके, लॉजिकल है। चलिए दूसरा मैं और दिखाता हूँ आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल रेशनल प्रैक्टिकल मैसेज। देखिए यूपीएससी खुद इस वर्ड का इस्तेमाल करता है कि लॉजिकल, रेशनल, प्रैक्टिकल मैसेज, यानी आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि लॉजिकल भी होना चाहिए, रेशनल, प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो मैसेज क्या है तो हम पढ़ते हैं। पहला देखिए, इन इंडिया, पहला ऑप्शन, इन इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी प्रमोटेड एज सब्स्टिट्यूट फॉर कन्वेंशनल फार्मिंग। देखिए निगेटिव स्टेटमेंट है, इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी प्रमोटेड। क्यों नहीं प्रमोट होना चाहिए? प्रमोट कर सकते हैं, ये लॉजिकल, रेशनल, प्रैक्टिकल भी नहीं। सरकार इतना प्रमोट कर रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, हम स्कीम परंपरागत कृषि विकास योजना ला रहे हैं, सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट हो गया, तो ये पूरा
इलॉजिकल, गवर्नमेंट पॉलिसी को निगेट कर रहा है तो इलॉजिकल स्टेटमेंट, इसको आप आसानी से छांट सकते हैं, ये नहीं होगा आंसर। दूसरा देखिए, देयर आर नो सेफ ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव टू केमिकल फर्टिलाइजर, अगेन ये भी निगेटिव है। देयर आर नो सेफ, एक्सट्रीम मोड है कि कोई भी सेफ ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव नहीं, ऐसा तो है नहीं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेफ है बहुत हद तक, तो ये भी है, आप सोच सकते हैं कि पूरा निगेटिव, इसको छांट सकते हैं आसानी से। इन इंडिया फार्मर्स नीड टू बी गाइडेड एंड हेल्प टू मेक देयर ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, फार्मर को गाइडेंस की ज़रूरत है उनके प्रोडक्ट को सस्टेनेबल बनाने के लिए। और भी चौथा भी देख लेते हैं, इसको होल्ड पे रख लेते हैं। द एम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी टू जनरेट ह्यूज प्रॉफिट एज देयर इज स्टिल नो ग्लोबल मार्केट, देखिए करेक्ट, कोई ग्लोबल मार्केट नहीं है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए, एकदम इलॉजिकल स्टेटमेंट, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तो है बहुत महंगे बिक रहे हैं, उनके लिए मार्केट जनरेट हो रहा है बहुत तेज़ी से, तो इसको आसानी से छांट सकते हैं, आपका आंसर सी हो जाएगा। तो देखिए बिना पढ़े आप बहुत हद तक आंसर तक पहुंच सकते हैं, एक बार आप पैसेज पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि आंसर ये है। ऐसे आप छांट सकते हैं, ये इसके सहायता से, एक्सट्रीम मोड की सहायता से, नो या फिर नो ग्लोबल मार्केट, एक्सट्रीम मोड जो है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो है, ऐसे आप छांट सकते हैं। इस तो और आपको एक दो मैं पैसे दिखा दूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। देखिए एक और ये वाला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल रेशनल एंड क्रूशियल मैसेज, अगेन मैसेज बाय द पैसेज, ऐसे में आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत होगी, लेकिन मैं सीधे क्वेश्चन देखता हूँ तुरंत से कि मोस्ट लॉजिकल रेशनल क्रूशियल मैसेज इंप्लाइड बाय द पैसेज। पहला क्या है, एन इनहांस्ड इफिशियंसी ऑफ यूज ऑफ नाइट्रोजन इन इम्परेटिव फॉर बोथ फूड प्रोडक्शन एंड एनवायरनमेंट। देखिए ये जो स्टेटमेंट है आप कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे तो इससे इसको आप फोल्ड पे रख सकते हैं कि नाइट्रोजन का जो है हम बहुत वेस्ट करते हैं, इम्बैलेंस्ड यूज होता है इंडिया में यूरिया का, तो इसको हम फोल्ड पे रख सकते हैं, इफिशियंसी की जरूरत है बढ़ाने की, बिना पैसेज पढ़े हम इतना एज्यूम कर सकते हैं, तो इसको आप छांट नहीं सकते, एलिमिनेट करें, ये आंसर हो सकता है हमारा। दूसरा देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक, बी ऑप्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कैन नॉट बी स्टॉप्ड एज इट विल एडवर्सली इफेक्ट ग्लोबल फूड। कैन नॉट, देखिए कैन नॉट जो है एक्सट्रीम मोड है, तो इसके आधार पर ये निगेटिव स्टेटमेंट है, उतना ये किया जा सकता है, तो इसको आप गलत छांट सकते हैं। मैं क्या बोला था, कैन नॉट एक्सट्रीम है, उसके आधार पर छांट सकते हैं स्टेटमेंट, ये जो है निगेटिव स्टेटमेंट है। अल्टरनेटिव टू क्रॉप्स, और सी ऑप्शन देखते हैं, अल्टरनेटिव टू क्रॉप्स दैट रिक्वायर एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन शुड बी आइडेंटिफाइड एंड कल्टिवेटेड, शुड भी हो सकता है, शुड भी, लेकिन शुड भी एक एलिमिनेटर है, इसके आधार पर हम छांट सकते हैं। पैसेज पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये गलत है, तो इसके आधार पर शुड भी जो है यहाँ रहता है, जनरली गलत होते हैं, और आप बाद में एक बार पैसेज भी पढ़ सकते हैं कन्फर्म होने के लिए। आगे देखते हैं, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर यूजिंग सिंथेटिक फर्टिलाइजर शुड बी रिप्लेस्ड, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर, डी ऑप्शन देखिए, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर यूजिंग सिंथेटिक फर्टिलाइजर शुड बी रिप्लेस्ड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री एग्रो इकोसिस्टम इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए कह रहा है कि कन्वेंशनल एग्रीकल्चर को रिप्लेस किया जा सकता है, आपको लग रहा है इतना बड़ा फूड, हमें बहुत ज़्यादा फूड की ज़रूरत है, और हमें कन्वेंशनल एग्रीकल्चर को रिप्लेस कर देंगे एग्रो फॉरेस्ट्री से या एग्रो इकोसिस्टम से, ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या पॉसिबल है? सबको खाना खिलाना नहीं पॉसिबल है, फूड हम उतना प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं कि अगर रिप्लेस किया जाए तो आसानी से अचानक, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ये जो प्रैक्टिकल स्टेटमेंट नहीं है, रेशनल नहीं हो पाया, तो ये गलत हो जाएगा। यदि आप ये आंसर टिक कर सकते हैं यहाँ पे, पैसे जब पढ़ेंगे तो आपका आंसर यही है। तो ऐसे आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है कि कन्वेंशनल एग्रीकल्चर को आप रिप्लेस करेंगे, उतना हम फूड जनरेट ही नहीं कर सकते हैं जितना पॉपुलेशन खिलाया जा सके, एग्रो इकोसिस्टम या एग्रो फॉरेस्ट्री की सहायता से, ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोडक्टिविटी कम है, तो ऐसे आप कॉमन सेंस यूज करके एलिमिनेट कर सकते हैं। और एक्सट्रीम मोड की सहायता से एक दो क्वेश्चन में आपको और दिखा दूँ। देखिए ये देखिए 53 नंबर क्वेश्चन एक देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द पैसेज। अगेन क्रक्स पूछ रहा है, पैसेज का क्रक्स, हमें पैसेज पढ़ने की जरूरत होगी, लेकिन तब तक हम देखते हैं ऑप्शन देखते हैं। टू बिकम ए ग्लोबल पावर इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट इन यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन, सही है, होल्ड पर रख सकते हैं, ग्लोबल पावर बनने के लिए क्वालिटी एजुकेशन तो चाहिए ही, एडमेंट प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट लग रहा है, तो आंसर हमारा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, इंडिया बी इंडिया इज अनेबल टू बिकम ए ग्लोबल पावर बिकॉज इट इज़ नॉट फोकसिंग और प्रमोटिंग नॉलेज इकोनॉमी। करे इंडिया फोकस नहीं कर रहा है, मैं क्या बोला कि कोई गवर्नमेंट स्टेप्स है, गवर्नमेंट पॉलिसी को निगेट कर रहा है, जनरली ऐसे स्टेटमेंट गलत होते हैं। इंडिया नॉलेज इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहा है, डिजिटल इंडिया मैंने इसीलिए लाया, सरकार का एजेंडा ही था डिजिटल इंडिया लाने का कि नॉलेज इकोनॉमी हो, नॉलेज सोसाइटी को बढ़ावा दिया जाए, डिजिटल सोसाइटी हो, नॉलेज इकोनॉमी, और सरकार इसके लिए बहुत सारा DPI डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, तो ये स्टेटमेंट जो होता है गलत हो जाएगा। सरकार जो है नॉलेज इकोनॉमी पर ध्यान दे रही है, ऐसा नहीं। और
तीसरा देखिए, आवर एजुकेशन सिस्टम शुड फोकस मोर ऑन इम्पार्टिंग स्किल्स ड्यूरिंग हायर एजुकेशन। तो ये होल्ड पे रख सकते हैं कि हायर एजुकेशन के समय जो स्किल पे बढ़ावा देना चाहिए, इसको होल्ड पे रख सकते हैं, इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे। चौथा डी ऑप्शन देखते हैं, पेरेंट्स ऑफ मेनी स्कूल चिल्ड्रन आर इलिटरेट एंड आर अनअवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। ये पूरा निगेटिव स्टेटमेंट है। करेक्ट, पेरेंट्स जो स्कूल चिल्ड्रन के जो पेरेंट्स हैं वो इलिटरेट हैं, बिल्कुल इस स्टेटमेंट में दम नहीं है। आप सीधे कह सकते हैं कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। पेरेंट्स इलिटरेट कैसे, आप यूपीएससी कैसे ऐसा बोल सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ये डी और बी आप छांट सकते हैं। अब जैसे ही आप पैसेज पढ़ेंगे एक बार कि बेनिफिट्स ऑफ गुड क्वालिटी एजुकेशन accrue only when a student complete and leave school after having acquired the gateway skills, like one learns to walk before running. Similarly, one picks up advanced skill only after picking the basic foundational skills. The advent of knowledge economy poses new challenges, and one of the severe consequences having an uneducated workforce will be our inability to keep pace with the global economy. Without a strong learning foundation at primary level, there can be no improvement in higher education or skill development. पूरे पैसेज में एजुकेशन की बात की गई है, आप देखेंगे पूरे पैसेज में एक क्वालिटी एजुकेशन की बात की कि प्राइमरी लेवल पे हमें क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत है, तभी हम स्किल डेवलपमेंट चाहे और भी स्कीम चला सकते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, स्किल पे नहीं है पैसेज भी। आवर एजुकेशन शुड फोकस मोर इम्पार्टिंग स्किल पे पैसेज फोकस नहीं है। पैसेज क्या है, एजुकेशन पे फोकस है। एजुकेशन गुड क्वालिटी एजुकेशन से स्टार्ट हुआ है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ऐसे आप सी को एलिमिनेट कर सकते हैं। ऐसे एक दो क्वेश्चन और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप जो आपको हेल्प करेंगे। बाकी आप प्रैक्टिस, आपसे मैं कहूँगा 21, 22, 23 के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। अब 2-3 साल का, और इस ट्रिक्स लॉजिक जो है एलिमिनेटर करेक्टर वर्ड का इस तरह आप यूज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तब अच्छा कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन में आपको 71 नंबर क्वेश्चन है, और ये सीरीज जो है आई थिंक सीरीज ए है, इसको आप देख लेंगे। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट लाइकली रिफ्लेक्ट्स एज टू व्हाट द ऑथर ऑफ द पैसेज इंटेंड टू। अगेन ऑथर क्या कहना चाहता है, तो देखिए ये जो है इनरोलमेंट इन स्कूल्स, ये ऑप्शन क्या है, इनरोलमेंट इन स्कूल्स एंड कॉलेज इज हाई बट देयर इज नो क्वालिटी एजुकेशन एक्सट्रीम। देखिए नो क्वालिटी इलॉजिकल स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं कह सकते कि स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन है ही नहीं। हो सकता है कुछ स्पेसिफिक रीजन में थोड़ा क्वालिटी कम है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये लॉजिकली सही नहीं है, कम नहीं कह सकते, ऐसा जनरल स्टेटमेंट हम नहीं बना सकते, तो ये स्टेटमेंट आसानी से छांट सकते हैं। दूसरा देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी सीन एज ए फंक्शन ऑफ राइजिंग एजुकेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ यंग इंडियंस। इसको थोड़ा होल्ड पे रख सकते हैं, यहाँ भी थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा है, मस्ट भी, लेकिन इसको होल्ड पे रखा जा सकता है कि एजुकेशन बढ़ रहा है, एस्पिरेशन लोगों का बढ़ रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसा इसको हम पैसेज पढ़ के क्लियर कर लेंगे, तो इसको होल्ड पे रखते हैं। तीसरा देखिए, सी जो है, देयर आर नो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज टू एकोमोडेट द ह्यूज नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल। देखिए नो, ये भी एक्सट्रीम, बार बार नो आ रहा है, नो भी एक्सट्रीम है। देयर नो लेबर इंटेंसिव, ऐसा नहीं कर सकते कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है ही नहीं, कम है, कल लेस कह सकते हैं, लेकिन नो कैसे कह सकते हैं, एक्सट्रीम हो जाएगा। तो इसके आधार पर ऐसी कि लेस लेबर इंडस्ट्री हो सकता है इंडिया में, नो नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। टेक्सटाइल इंडिया में है और भी कई सारे, तो इसको आप छांट सकते हैं। चौथा, द एजुकेशन सिस्टम शुड बी प्रॉपरली डिजाइन एज टू इनेबल द एजुकेटेड पीपल टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। इसको पैसेज पढ़ने पता चलेगा, लेकिन शुड भी एक एलिमिनेटर है। अगर आपके पास टाइम कम है तो इसको गलत कर भी सकते हैं, लेकिन एक बार हम पैसेज पढ़ के देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। देखिए, In India, while the unemployment rate is a frequently used measure of poor performance of the economy, under condition of rising school and college enrollment, it paints an inaccurate picture. देखिए enrollment की बात हो रही है कि स्कूल enrollment बढ़ रहा है, rising skill and college enrollment. The reported unemployment rate is dominated by the experience of younger Indians who face higher employment challenges and exhibit greater willingness to wait for the right job than their older peers. The unemployment challenge is greater for people with secondary or higher education, and rising education level inflate unemployment. पूरा पैसेज का क्रक्स यही है कि जो यंग लोग हैं इंडिया में, जो यंग इंडियन का एस्पिरेशन हाई है और वो वेट कर सकते हैं, और एम्प्लॉयमेंट का, अच्छे एम्प्लॉयमेंट के लिए वेट करते हैं, जिससे, और एक बड़ा कारण है बेरोजगारी का। तो जो ऑथर है यही कहना चाहता है, लास्ट लाइन में आप देखें, द अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज ग्रेटर फॉर पीपल विद सेकेंडरी और हायर एजुकेशन एंड राइजिंग एजुकेशन लेवल इन्फ्लेट। एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो इसका सीधा जो है आप कह सकते हैं 20 का आंसर होगा, न कि ए, क्योंकि द एजुकेशन सिस्टम शुड बी प्रॉपरली डिजाइंड
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसकी कहीं बात नहीं की गई है, तो डी जो है कट जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। तो वो इस तरह से आप देखेंगे कई सारे, मैं आपको कई स्टेटमेंट ऐसा दिखाया है, कई ऐसे चीज़ें दिखाया जिससे आपको लगा कि आप इस एलिमिनेशन ट्रिक्स की सहायता से बहुत हद तक पैसेज को सही कर सकते हैं। तरीका वही है, पहले क्वेश्चन फिर ऑप्शन को एलिमिनेट करें और फिर आप लास्ट में पैसेज को पढ़ें, तो आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। मैं कह सकता हूँ 70 to 80% एक्यूरेसी आप अचीव कर सकते हैं, 90% भी एक बार आप अप्लाई करेंगे तो इस पर आप ध्यान दें, प्रैक्टिस करें और फिर आपको अगले वीडियो में करेंगे। और आप शेयर करें, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं और क्या किया जा सकता है अच्छे के लिए, तो इस पर आप ध्यान देंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, अगले वीडियो में हम मिलेंगे।